नमस्कार साथियों। आज अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश में लास्ट जो अपना चौथा भौतिक प्रदेश है उसकी बात करेंगे। वो है अपना दक्षिणी पूर्वी फटार। दक्षिणी पूर्वी फटार, इससे जुड़ी हुई सामान्य बातें अपन ने शुरुआत में चारों भौतिक प्रदेशों का जो तुलनात्मक अध्ययन एक सारणी बनाकर किया उसमें कर लिया है। दोस्तों, सामान्य सी बातें एक बार दोबारा दोहरा रहा हूँ मैं। प्रश्न आ जाता है कि दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है अपना, वो किस प्राचीन भूआकृति का भाग है? तो दोस्तों, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। दूसरा प्रश्न आता है कि ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये भारत के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। यह राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो बात की थी अपन ने दोस्तों, ये राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 6.89% भाग पर फैला हुआ है। और यहाँ राज्य की कुल आबादी का लगभग 11% आबादी यानी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। दोस्तों, ये जो दक्षिणी पूर्वी पठार है, इस दक्षिणी पूर्वी पठार को भी राजस्थान में निरपेक्ष स्थिति के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हाड़ौती का पठार, दूसरा है दोस्तों विंध्यन कगार भूमि। यानी दक्षिणी पूर्वी पठार को कितने भागों में बांट सकते हैं अपन? दो भागों में। एक तो हो जाएगा अपना कौन सा? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। और दूसरा है दोस्तों विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि। कगार दोस्तों अंतिम छोर को कहा जाता है। अभी चर्चा करेंगे अपन। सबसे पहले अपन बात करें हाड़ौती के पठार की, उसके बाद पढ़ेंगे अपन विंध्यन कगार भूमि को। दोस्तों, हाड़ौती के पठार में सबसे पहले विस्तार की बात करें कि हाड़ौती का पठार है वो कितने ज़िलों में फैला हुआ है। तो प्राचीन काल में या यूं कहें रियासती काल में राजस्थान का वह भूभाग जो हाड़ावंशी शासकों द्वारा शासित था दोस्तों, उसे ही हाड़ौती कहा गया है। और उस हाड़ौती प्रदेश में मुख्यतः राजस्थान के 4 जिले आते हैं: कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। उन्हीं में इस हाड़ौती के पठार का विस्तार है। तो विस्तार दोस्तों 4 जिलों में है। हाड़ौती के पठार का विस्तार अगर पूछा जाए तो कितने जिलों में है? 4 जिलों में। और वो 4 जिले हैं कौन से? एक आपका कोटा हो गया, दूसरा दोस्तों आपका बूंदी हो गया, तीसरा आपका हो जाएगा बारां, और चौथा हो जाएगा दोस्तों झालावाड़। तो मुख्यतः हाड़ौती के पठार का विस्तार इन 4 जिलों में है। लेकिन याद रखना दोस्तों, कई बार प्रश्न आ जाता है कि चित्तौड़गढ़ जिले का जो भैंसरोडगढ़ भाग है, चित्तौड़ का कौन सा भाग? भैंसरोडगढ़ भाग है, वो किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो याद रखना दोस्तों, चित्तौड़ और अजमेर राजस्थान के वो 2 जिले हैं जो भौगोलिक रूप से 2 भागों में विभाजित हैं, 2 टुकड़ों में बटे हुए हैं। चित्तौड़ का मूल भाग है उसके, और चित्तौड़ का जो राउतबाठा भैंसरोडगढ़ क्षेत्र है उसके मध्य प्रदेश का नीमच जिला स्थित है। भौगोलिक रूप से चित्तौड़ है वो दोनों भागों में स्थित है, एक दक्षिणी भाग में और एक दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो जो चित्तौड़ का दूसरा भाग है, मूल भाग के अलावा राउतबाठा और भैंसरोडगढ़ वाला क्षेत्र दोस्तों जो कोटा के निकट स्थित है, और उनके बीच राजस्थान में तो दोनों भाग जो चित्तौड़ के उनके बीच भीलवाड़ा जिला आ जाता है, और नीचे चलें तो अपना मध्य प्रदेश का नीमच है वो दोनों के मध्य है। तो जो भैंसरोडगढ़ क्षेत्र है ना दोस्तों चित्तौड़ का, वो भी हाड़ौती के पठार का ही भाग माना जाता है। यानी चित्तौड़ का भैंसरोडगढ़ क्षेत्र भी इसी में शामिल होगा। तो इन 4 जिलों के अलावा चित्तौड़ का कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल है दोस्तों? भैंसरोडगढ़ क्षेत्र। ठीक है। अब सवाल आता है कि जो अपने हाड़ौती का पठार है इसका निर्माण कैसे हुआ? तो दोस्तों, सामान्यतः जो पठार है उसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया में उद्गारित क्षारीय लावा के जमाव से होता है। ज्वालामुखी क्रिया में उद्गारित लावा को प्रकृति के आधार पर अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ज्वालामुखी उद्गार ऐसा जिसमें निकलने वाला ये तरल जो लावा है उसमें सिलिका की मात्रा दोस्तों ज़्यादा हो, 65% से लेकर 85% के बीच हो।
तो अगर सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो दोस्तों वो लावा गाढ़ा होगा, वह अम्लीय लावा होता है और उस गाढ़े लावे का फैलाव है ना वो ज़्यादा दूर में न होकर के ऊंचाई पर होगा, शंकुनुमा संरचना बनेगी, यानी पर्वत का निर्माण होगा। तो दोस्तों जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है और उसमें उद्गारित लावा अम्लीय यानी गाढ़ा होता है तो सामान्यतः पर्वत रूपी संरचनाओं का निर्माण होता है। और जब ज्वालामुखी क्रिया में उद्गारित लावा में सिलिका की मात्रा दोस्तों 45% से 55% के बीच यानी कम होती है तो अपेक्षाकृत लावा पतला होता है और वो ज़्यादा दूर में फैलता है, यानी एक सपाट उच्च भाग का निर्माण करता है दोस्तों, उससे फटार कहते हैं। कहने का मतलब ज्वालामुखी क्रिया में क्षारीय लावा का उद्गार अगर होगा तो कौन सी स्थलाकृति बनेगी दोस्तों, फटार बनेगा। ये अपना जो हाड़ौती का फटार है यह भी ज्वालामुखी क्रिया में उद्गारित लावा के ठंडा होकर जमने से बना है, अर्थात ये फटार है ना वो लावा निर्मित फटार है दोस्तों। और जैसा आपको बताया कि फटार का निर्माण सामान्यतः क्षारीय लावा के जमाव से होता है और क्षारीय लावा के जमाव से जो चट्टानें बनती हैं ना दोस्तों वो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हाड़ौती के फटार में मुख्यतः किन चट्टानों का जमाव है, तो दोस्तों यहाँ प्रधान रूप से बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये लावा निर्मित हैं और यहाँ मुख्यतः किन चट्टानों की प्रधानता है, तो अपना जवाब क्या होगा दोस्तों, बेसाल्ट चट्टानों की। और जैसा आपको पता है कि जो आग्नेय चट्टानें हैं, ये बेसाल्ट है ना, एक आग्नेय चट्टान है और वो आग्नेय चट्टानें जैविक, रासायनिक या भौतिक कारकों के कारण दोस्तों विखंडित होती हैं, टूटती फूटती या विखंडित हो जाती हैं। तो उस क्रिया को अपन कहते हैं अपक्षय, और चट्टानों के उस अपक्षय से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और दोस्तों आपको जैसा बताया था कि धरातल के ऊपर जो मिट्टी पाई जाती है, मृदाएं पाई जाती हैं, वास्तव में वो भी एक अवसादी चट्टान का ही रूप होती है। बेसाल्ट चट्टान का जब विखंडन होगा, अपक्षय होगा, तो दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण होगा और उस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो इसी से जोड़कर आप पढ़ सकते हैं कि यह हाड़ौती का जो फटार है ना, इसमें मुख्यतः काली मिट्टी का, मध्यम काली मिट्टी का जमाव है और उसी मध्यम काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर कहा जाता है। यह मिट्टी है ये कपास की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है, इसलिए दोस्तों इस मध्यम काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसके अलावा ये महीन कणों वाली मिट्टी होती है जिसे अमेरिकन वर्गीकरण के अनुसार दोस्तों वर्टिसोल्स भी कहा जाता है। तो इसी को आप वर्टिसोल्स भी कह सकते हैं। मध्यम काली मिट्टी कह दो, चाहे रेगुर मिट्टी कह दो, चाहे कपासी मिट्टी कह दो, चाहे दोस्तों इससे वर्टिसोल्स कह दो। अब ये जो मिट्टी है ना, इसमें महीन कण हैं, इसमें एक विशेष गुण पाया जाता है दोस्तों। जब वर्षा होती है ना तो ये मिट्टी अत्यधिक जल का अवशोषण करके दलदल में बदल जाती है और दलदल या कांप में बदलने के कारण ये जल के साथ नहीं बहती, अपने स्थान पर रुक जाती है। और जब ये सूखती है तो दोस्तों इतने कठोर स्वरूप में सूख कर जम जाती है कि हवा के साथ भी नहीं उड़ती। कहने का मतलब ये जो आपकी रेगुर मिट्टी है, ये मध्यम काली मिट्टी है जो अपने हाड़ौती के फटार क्षेत्र में पाई जाती है। न तो दोस्तों इसका जल अपर्दन होता है और ना ही इसका वायु अपर्दन होता है। तो कहने का मतलब, अपर्दन का मतलब होता है किसी वाहक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा का खिसकना या जाना, वो अपर्दन कहलाता है। तो अपर्दन नहीं होगा इसका मतलब वो आज भी वहीं मौजूद है जहां उसका निर्माण हुआ था। तो दोस्तों ऐसी मिट्टी जो अपने उत्पत्ति स्थल पर ही मौजूद होती है, जो अपर्दन से प्रभावित नहीं होती, उसे स्थानीय मृदा भी कहते हैं। तो आप इसे स्थानीय मृदा भी कह सकते हो। अब इसी हाड़ौती के फटार का एक नाम है दोस्तों, इसे दक्कन का फटार भी कहते हैं। इसी को कहा जाता है दक्कन का फटार। अब इसे दक्कन का फटार कहते क्यों हैं? तो दोस्तों ये जो दक्कन जो शब्द है ना, ये संस्कृत भाषा के दक्षिण शब्द से बना है। संस्कृत भाषा का शब्द है दक्षिण, जिसका अर्थ होता है दक्षिण। उसी दक्षिण शब्द से बना है आपका दक्कन। और ये जो अपना फटारी भूभाग है ये दक्षिण में स्थित है, इसलिए दोस्तों इसे दक्कन का फटार भी कहा गया है। तो हाड़ौती के फटार को ही क्या कहते हैं दोस्तों? दक्कन का फटार कहते हैं।
अब यहाँ वाली इस मिट्टी के लिए कपास की तो आपने बात कर ली, लेकिन कई बार प्रश्न अन्य फसलों को जोड़कर भी पूछ लेते हैं। कपास के लिए उपयुक्त है इसलिए कपासी कहते हैं। तो ये किन किन फसलों के सभी की बात करें। ये जो मध्यम काली मिट्टी है उसका काला रंग क्यों होता है ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ काला रंग अधिक होने का कारण है, तो दोस्तों बेसाल्ट जो चट्टानें होती हैं ना, इनमें लोहा तत्व अधिक होता है। इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार में लावा के साथ साथ ठोस पदार्थों का उद्गार भी होता है, जिनमें सबसे महीन जो पदार्थ होता है उसको राख कहा जाता है। तो ये जो अपनी यहाँ की मिट्टी है ये राख के घुलने से बनी है, जिनमें कार्बन की अधिकता भी होती है। तो लोहा व कार्बन तत्वों की अधिकता के कारण दोस्तों इस मिट्टी का रंग काला होता है। पहला कारण तो ये हो गया कि काली क्यों है, तो दो वजह हो सकती हैं, कार्बन पदार्थों की अधिकता और दोस्तों दूसरी लोहा तत्व की अधिकता। फिर ये किन फसलों के लिए उपयोगी है, तो कपास तो आएगी, इसके अलावा आपका गन्ना है उसके लिए भी उपयोगी है, सोयाबीन के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है, लहसुन के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है, चावल के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है, दोस्तों अफीम के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है, और आलू की खेती के लिए भी इसको उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि राजस्थान में संतरे की जो खेती है उसके लिए प्रसिद्ध आपका झालावाड़, जिसे राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। तो संतरा की कृषि के लिए भी दोस्तों ये काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो ये वो प्रमुख फसलें जिनके लिए इसे उपयोगी माना गया है। अब कई बार प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि जो अपना हाड़ौती का पठार है यह मूलतः किस पठार का भाग है। तो एक तरफ तो है दोस्तों अरावली पर्वतमाला, जिसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, और एक तरफ है ये आपकी विंध्याचल पर्वतमाला, जिसका विस्तार यहाँ पश्चिम में गिरनार की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में दोस्तों बिहार में तक ये फैली हुई है, झारखंड तक फैली हुई है। विंध्याचल और अरावली के मध्य त्रिभुजाकार स्वरूप में जो ये पठारी भाग विस्तृत है इसका नाम है दोस्तों मालवा का पठार। ये कहलाता है मालवा का पठार, जिसका विस्तार मुख्यतः मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसी मालवा के पठार का जो ये उत्तरी पश्चिमी भाग है, मालवा के पठार का दोस्तों कौन सा भाग है, ये उत्तरी पश्चिमी भाग है। ये राजस्थान में अगर अपन देखें ना तो राजस्थान का ये दक्षिणी पूर्वी भाग है दोस्तों, और यही दक्षिणी पूर्वी भाग है ये आपका हाड़ौती का पठार है। तो इस हाड़ौती के पठार की स्थिति अपन देखें ना तो मालवा के पठार में तो ये उत्तरी पश्चिमी भाग है, और राजस्थान के किस भाग में स्थित है, तो ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। कहने का मतलब हाड़ौती का पठार है वो किस पठार का भाग माना जाता है, तो दोस्तों ये मालवा के पठार का भाग माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें अपन विंध्यन कगार भूमि की। विंध्यन कगार जो भूमि है उसका विस्तार कहाँ है, तो दोस्तों आपने चंबल बेसिन पढ़ा है, जो राजस्थान में दक्षिण की ओर से प्रवेश करती है और पहले दक्षिण से उत्तर में बहती है, और मैदान में प्रवेश करने के बाद दोस्तों ये पूर्व में मुड़ जाती है। ठीक है, इस चंबल नदी के यहाँ बाएं किनारे पर 3 जिले स्थित हैं अपने। एक तो सवाई माधोपुर, दूसरा है दोस्तों यहाँ करौली, और तीसरा जिला है यहाँ पर धौलपुर। और इसके इधर दाईं तरफ मध्य प्रदेश में है विंध्याचल का पठार। तो जिस प्रकार आपने थोड़ी देर पहले बात की कि हाड़ौती का जो पठार है वो किस पठार का भाग है, तो अपन ने बात की वो मालवा के पठार का भाग है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों ये विंध्यन कगार जो भूमि है ना, ये विंध्याचल के पठार का भाग है। और कगार का मतलब आपको बताया था अंतिम छोर या अंतिम भाग। तो विंध्याचल का पठार जो मूलतः मध्य प्रदेश में स्थित है उसके कगारी भाग का विस्तार चंबल नदी के बाईं किनारे पर राजस्थान में मुख्यतः 3 जिलों में है, और वो 3 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इसके अलावा जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा कि हाड़ौती का पठार है वो मुख्यतः 4 जिलों में फैला हुआ है, लेकिन चित्तौड़ का भैंसरोडगढ़ क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों विंध्यन कगार भूमि मुख्यतः 3 जिलों में फैली हुई है, और वो 3 जिले हैं कौन से, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। लेकिन याद रखना बूंदी जिले का थोड़ा सा पूर्वी जो भाग है ना वो भी विंध्यन कगार भूमि का ही भाग है। बूंदी के पूर्वी भाग में भी विंध्यन कगार भूमि का विस्तार है।
इधर आपने पढ़ा कि हाड़ौती के पठार में मुख्यतः किन चट्टानों की प्रधानता, तो दोस्तों यहाँ पढ़ी आपने बेसाल्ट चट्टानें। ठीक उसी प्रकार विंध्यन कगार जो भूमि है इसमें मुख्यतः विंध्यन क्रम की लाल बलुआ पत्थर के जमाव हैं, अर्थात यहाँ बलुआ पत्थर का जमाव है। यहाँ कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं दोस्तों? बालू का पत्थर, बलुआ पत्थर, जो किस रंग का है? लाल रंग का। और इसका संबंध कौन से क्रम से है? विंध्यन क्रम से। अब ये जो विंध्यन क्रम के लाल बलुआ पत्थर के जमाव वाला ये जो कगारी भाग है, तो दोस्तों किसी उच्च भाग का जो कगार होता है ना वो ढालू होता है, और ढाल भरा होने के कारण यहाँ अवनालिका प्रदन पाया जाता है। तो दोस्तों आपने पूर्वी मैदान में जब चंबल बेसिन पढ़ा था उस समय अपन ने बात की थी कि चंबल बेसिन जो है ना उसमें अवनालिका प्रदन के कारण बीहड़ प्रदेश का निर्माण हुआ है। तो ये जो चंबल बेसिन में अवनालिका प्रदन है ना वो क्यों पाया जाता है दोस्तों? उसके लिए ये आपकी विंध्यन कगार भूमि उत्तरदायी है। इसी के ऊपर चंबल बेसिन का निर्माण हुआ है, और ये ढालू होने के कारण इस पर निर्मित बेसिन भी ढाल भरा है और वहाँ अवनालिका प्रदन पाया जाता है। दोबारा एक बार देखें शॉर्ट में। दक्षिणी पूर्वी पठार है, इसे हम कितने भागों में बांट सकते हैं दोस्तों? ये महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम में आया हुआ है, 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका कौन सा? हाड़ौती का पठार, दूसरा है विंध्यन कगार भूमि। हाड़ौती का पठार है ये मूलतः किसका भाग है दोस्तों? मालवा के पठार का। हाड़ौती के पठार का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? मुख्यतः 4 में, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इसके अलावा चित्तौड़ का भैंसरोडगढ़ क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? लावा के जमाव से बना ये। इसका मतलब यहाँ बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है, और उन बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से काली मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों, जिसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसका मतलब इस हाड़ौती के पठार क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो अपना जवाब होगा मध्यम काली मिट्टी, या रेगुर मिट्टी, या कपासी मिट्टी, या वर्टिसोल्स मिट्टी, या कह सकते हैं दोस्तों इसे स्थानीय मृदा, जो मुख्यतः किन फसलों के लिए उपयोगी? कपास, चावल, गन्ना, सोयाबीन, अफीम, लहसुन, आलू, संतरा आदि फसलों के लिए उपयोगी मानी जाती है। फिर बात की आपने कि इसे दक्कन का पठार भी कहते हैं, हाड़ौती के पठार को। दक्कन का पठार क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण मैंने आपको बताया दोस्तों कि दक्कन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दक्षिण से हुई है, और दक्षिण का अर्थ होता है दक्षिण, तो दक्षिणी स्थिति होने के कारण इसे दक्कन का पठार कहा गया है। फिर दूसरी बात आई विंध्यन कगार भूमि की, जो मूलतः विंध्याचल के पठार का भाग है, कगारी भाग अंतिम छोर है, और इसका विस्तार राजस्थान के 3 जिलों में मुख्यतः स्वाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में। इसके अलावा बूंदी का कुछ पूर्वी भाग भी इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर विंध्यन क्रम के लाल बलुआ पत्थर का जमाव है, और ये भाग ढालू होने के कारण ही चंबल बेसिन में अवनालिका प्रदन पाया जाता है। ये बात हो गई दोस्तों अपने भौतिक प्रदेश की। इसी के साथ अपने भौतिक प्रदेश रूपी जो अपना टॉपिक अपन ने शुरू किया था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन आगे बात करेंगे राजस्थान की जलवायु की। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।